Good morning. In this second part of the chapter nationalism in Europe, तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉल्वेरियन के बारे में. जॉल्वेरियन which was formed in 1834, ये कस्टम यूनियन थी which was made on the initiative of Prussia. Prussia, as we know that it was the old name for Germany. आज जो जिसे जर्मनी कहते हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन जो था दैट वाज नोन एज प्रोशिया. और प्रोशिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक कस्टम यूनियन बनाते हैं जहां पर हम सारे जर्मन कंट्रीज जो हैं वो मिलकर रहेंगे. और उसमें बहुत सारे चेंजेस वो चाहते थे, इकोनॉमिक के सेंस में ये चाह रहे थे. और इसमें जो मेजर काम किए थे वो थे दे हैव अबॉलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर का मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं इम्पोर्ट टैक्स वगैरह, कि यहाँ से अगर यहाँ तक चीज जा रही है तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे तो हर कंट्री अपना टैक्स लगा देती थी. उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही थी, जो भी कमोडिटी थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती जा रही थी. तो उन्होंने अबॉलिश कर दिए सारे टैरिफ बैरियर, इंटरनल जो भी बैरियर्स थे. नंबर ऑफ करेंसी 30 अलग अलग टाइप की करेंसी चल रही थी उन जर्मन स्टेट्स में. तो किसी के यहाँ पे ये करेंसी, किसी के यहाँ पे वो, उन सब ने किया इतनी सारी करेंसी नहीं रख के हम 2 ही करेंसीज रखेंगे. तो नंबर ऑफ करेंसी वर रिड्यूस फ्रॉम 30 to 2. 30 करेंसी की जगह अब से 2 ही करेंसीज वहां पर थी. फिर रेलवे नेटवर्क भी उन्होंने डेवलप किया कि भाई इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट में जो लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेलवे लाइंस, और उस समय तक अच्छी खासी रेलवे लाइंस डेवलप होने लग गई थी. तो दे हैड तो वो रेलवे लाइंस वगैरह डेवलप करी. रेलवे लाइन की वजह से अब चीजों का जो एक्सचेंज था वो इजी हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट जॉल्वेरियन, द कस्टम यूनियन. नेक्स्ट इज न्यू कंजर्वेटिज्म 1815. 1815 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू. इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वाज डिफीटेड. नेपोलियन कौन से था, फ्रांस से. पहले वो मिलिट्री जनरल था, बाद में प्रेसिडेंट बना, बाद में इन 1804 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग या मोनार्क ऑफ फ्रांस. तो ही वाज डिफीटेड बाय अ जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया. इतने सारे लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया. हराने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस पूरे एम्पायर को अपने को डिवाइड करना है. जो भी नेपोलियन ने जबरदस्ती अपने अंदर ये करा है उसको हम सब अंडू करेंगे. नेपोलियनिक वॉर्स में जो भी हुआ है. न्यू कंजर्वेटिज्म इसलिए कहा गया. कंजर्वेटिज्म की जो डेफिनेशन होती है कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है. नेपोलियन वाज आल्सो कंजर्वेटिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट. वो ये मानता था कि कुछ हद तक जो लिबरल होना ठीक है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, जहां पर उसने कुछ फ्रीडम भी दी अपने लोगों को. नए पीरियड के कंजर्वेटिव मानते थे हाँ स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, फ्यूडलिज्म को कम कर दें तो इससे मोनार्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो एक नई तरह का कंजर्वेटिज्म वो चाह रहे थे, अ न्यू काइंड ऑफ कंजर्वेटिज्म. और इसमें ही आता है वियना कांग्रेस. वियना कांग्रेस जहां पर ड्यूक मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने ये बुलाई मीटिंग कि आओ अपन सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम नेपोलियन के एम्पायर को कैसे वापस डिवाइड करेंगे, कंजर्वेटिज्म को वापस लाना है. क्योंकि ड्यूक मैटरनिक जो थे वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे. इन्होंने कहा भाई अपने पूरा फ्रांस जो है वापस जो बर्बन डायनेस्टी उनको दे दिया जाए, इस तरह से नेपोलियन के पूरे एम्पायर को डिवाइड करना है. तो उसके लिए ये मीटिंग हुई थी वियना कांग्रेस. Now the main provision of Vienna Congress, कैसे उसको डिवाइड किया गया नेपोलियन के एम्पायर को. फर्स्ट द बर्बन डायनेस्टी लुई 16 वाली जो है was again brought to power in 1815 कि भाई आप राज परिवार है वही रूल करेगा फ्रांस को. तो बर्बन डायनेस्टी को वापस फ्रांस दे दिया गया. नेपोलियन को तो भेज दिया गया आइलैंड पे, उसको अरेस्ट कर लिया गया था एंड बर्बन डायनेस्टी वाज गिवन द कंट्री. नेक्स्ट द किंगडम ऑफ नेदरलैंड. अब क्या लोगों को लग रहा था कि फ्रांस में कभी ना कभी फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो फ्रांस के आजू बाजू में
कुछ पावरफुल स्टेट्स बना दिए जाए ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। और उस प्रोसेस में किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसके अंदर बेल्जियम भी मर्ज कर दिया गया, एंड वाज सेट अप इन नॉर्थ, कि भाई बेल्जियम और नीदरलैंड को मिला के एक पावरफुल किंगडम बना दिया नॉर्थ में, कि अब इधर की तरफ फ्रांस आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे काफी मजबूत एक बाउंड्री होगी एक तरह से। जिनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ, जिनोवा और पिडमॉन्ट को मर्ज करके वहां पर बना दिया गया। प्रोशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, प्रोशिया को उसके वेस्टर्न साइड में इंपॉर्टेंट टेरिटरी दे दी। नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया उस टाइम का बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, तो ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली। रशिया, उसने भी वो वॉर में पार्टिसिपेट करा, तो उसे भी कुछ मिलना चाहिए, तो रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, भाई ये तुम्हारे लिए, तुमने भी वॉर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो सभी को कुछ ना कुछ मिल गया। जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो एम क्या हुआ, जितनी भी मोनार्कीज जिनको हटा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन हैज रिमूव्ड सर्टेन मोनार्क, तो उनको वापस उनका स्टेट दे दिया गया। तो ये पूरा एम था वियना कांग्रेस का, कि कंजर्वेटिज्म को वापस लाना, वही ट्रेडिशनल जो मेथड था उस पे वो लाना चाहते थे। क्लियर? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वियना कांग्रेस पे ये, कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस। The new conservatism, the new conservative right which was set in 1815, they all were autocratic. उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ऑटोक्रेटिक निरंकुश, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। They had a strong censorship on media, newspaper, जो भी मीडिया से या नई बुक्स, प्लेस वगैरह लिखे जा रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप थी। They did not tolerate any kind of criticism. राजा को या जो सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस, इट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि आप सही हो या गलत हो, राजा को ये नहीं पूछा जा सकता। तो दीज वर द मेन फीचर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। Now age of revolution 1830 to 1848 is known as age of revolution. This period was known as age of revolution. इस period में सबसे ज्यादा revolts हुए, so that's why it is known as age of revolution. First uprising was in France in July 1830. फ्रांस के लिए एक ड्यूक मेटरनिक said one sentence, when France sneezes, rest of the Europe catches cold. फ्रांस को जुकाम होता है, पूरे यूरोप को, फ्रांस को छींक होती है, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। कोरोना का आइडिया वहीं से। तो दैट वाज ड्यूक मेटरनिक हु सेड कि when France sneezes, rest of the Europe catches cold. एंड पहली अपराइजिंग फ्रांस में हुई, जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स थे 1815 में, जिनको स्टैब्लिश किया गया। तो आफ्टर 15 ईयर इन 1830 जुलाई में उनको हटा दिया गया कि भैया आप काम नहीं कर सकते, हम एक नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो सेटअप करेंगे अंडर लुइस फिलिप। और ये किसने करा? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने। लिबरल रेवोल्यूशनरीज हैड ओवरथ्रोन द Bourbon dynasty ruler who were there ruling since 1815, and instead of it Louis Philippe was made head of the constitutional monarchy. यहाँ पर फ्रांस became a constitutional monarchy. जुलाई 1830 में पहला रेवोल्यूशन हुआ। उसके जस्ट बाद ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स वर्ड हमने इसमें भी पढ़ा था पावर शेयरिंग चैप्टर में, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में एक रिवोल्ट हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया।
uprising in Brussels, this was also in 1830, and in this Belgium was separated from United Kingdom of Netherlands. ये कब हुआ था? ये भी 1815 में हमने पढ़ा था। इन फ्रांस के नॉर्थ में बेल्जियम और नीदरलैंड को मर्ज करके एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बना दिया गया टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपांशन ऑफ फ्रांस। तो ये भी खत्म हो गया। एंड द थर्ड इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जनरली 3 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, एज ऑफ रेवोल्यूशन, कि जस्टिफाई दिस इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन, या ये जो ड्यूक मैटरनिक वाली लाइन थी, फ्रांस नीड्स रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो आपको 3 पॉइंट मेंशन करना है, पहला फ्रांस में, दूसरा बेल्जियम में, एंड थर्ड इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर भी 3 मार्क का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस साउथ यूरोप का एक कंट्री है जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर एशिया का टर्की जिसे, उसका एक अच्छा खासा पूरा एरिया कवर करता था साउथ यूरोप का। साउथ यूरोप पे टर्की वॉज रूलिंग। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर हो गया कमजोर। जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो जो इस एरिया के रीजन के कंट्रीज थे उन्होंने ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट होने लगे, और उसमें सबसे पहला आता है ग्रीस का। अब ग्रीस जब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था तो पूरे यूरोप को एक सिंपैथी थी ग्रीस के साथ कि ग्रीस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल से कहते हैं पालना छोटे बच्चे को। तो पूरे यूरोप में सिविलाइजेशन जो थी, सभ्य बनने का प्रोसेस था, वो ग्रीस से ही चालू हुआ। बाकी यूरोप में लोग तो बहुत पिछड़े हुए थे, थोड़े ग्रीस के लोग समझदार होते हैं। तो पूरे यूरोप को सिंपैथी थी कि ग्रीस तो कम से कम आजाद हो ही जाना चाहिए। एक नाम भी आता है लॉर्ड बायन। इन्होंने पूरे यूरोप में घूम के लोगों का, भाई ग्रीस की हेल्प करो, ब्रिटेन फ्रांस इतने पावरफुल वगैरह कंट्रीज हैं, तो ग्रीस की हेल्प करो तो वो आज़ाद हो जाएगा। ये एशियन कंट्री के अंडर में, यूरोप के लोग ये मानते हैं, एशिया वाले तो नेचुरली उन्होंने घूम फिर के कैसे भी करके ग्रीस को तो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। फाइनली इन 1832 Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation। इसके बाद से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जाना जाने लगा। क्लियर? तो 3 पॉइंट कौन से हो गए? फ्रांस, बेल्जियम एंड ग्रीस। फ्रांस में लुइस फिलिप के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुई। बेल्जियम वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड एंड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से चालू हुआ। लॉर्ड बायन वगैरह ने हेल्प करी। ग्रीस वॉज कंसिडर्ड क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, टर्की के अंडर में था। फाइनली 1832 ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन।